Yes, I will tell about myself. My name is Chintan Yogesh Joshi. I live in Dombili. My date of birth is 5th November. Language known are English, Hindi, Marathi, Gujarati. And hobbies are cricket, music, dance. And my achievements are SSC. I have completed my SSC. I have completed my HSC. I have completed my diploma in civil engineering. I have completed Bachelor of Engineering in branch civil, and I have presented the project in degree of water logging and its remedies. And currently, I am working with my own father's business. Company's name is Seema Promoters and Builders Private Limited, Abhishek Group Neral. And side by side, I am also doing the live side online internship sessions. So I will tell about the contents I will be presenting today. Uh, this is the project team, SRA Triveni project team. I will going to be tell you project information. I am going to tell you, and knowledge which I gained from the CIT faculty members, MD Praveen Munde sir, Prakash Bhatt sir, Srirang Palande sir, Rupali Desai madam, Prakash Mediga sir, Mitesh Bhatt sir, Kedar sir, Saurabh Patil sir, Sarang Acharya sir, Satish Kumar ji, Swapnil Kaloche sir, Rajesh Jujare sir, Sushant Karambli sir, and Harshad Pandit sir. So this is the day 267. आज हमको 267 डेज हो गए हैं लाइव साइट ऑनलाइन इंटर्नशिप को. आज आज खत्म हो गए, अभी चल रहे हैं. और यहाँ पे आपको किसी को इंफॉर्मेशन चाहिए प्रोजेक्ट टीम के बारे में, तो हमारे डेवलपर थे रेनबो हाउसिंग, टॉप रियल इस्टेट डेवलपर इन पुणे. प्रोजेक्ट है करण बिल्डर्स की तरफ से कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं. और ये कहाँ पे है तो PCMC त्रिवेणी नगर, सहयोग नगर, पिंपरी चिंचवड़, पुणे. आर्किटेक्ट है यहाँ के आर्कॉन एसोसिएट्स पुणे के. फिर अन्य लाइजनिंग आर्किटेक्ट्स है मालवड़कर आर्किटेक्ट्स. लैंडस्केप डिजाइनर डिजाइन टेरा. स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट है स्ट्रडकॉम कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड. MEB कंसल्टेंट है ओलेक्ट्रा कंसल्टेंट. और अब हम यहाँ देखेंगे प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन. सो टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स आर 16. Number of commercial floor are 2. Number of parking floors are 2. Number of residential floors are 12. And number of flats per floor are 29 approximately. Total number of slabs are 17. Elevators are 4. Number of staircases are 3. And total number of commercial shops are 98. So this is our latest location and status of from Google Maps. I have yesterday only did this. So building number 1, this is going to be our building number 1, which is currently we are working on it. And this is the proposed building 2, which is adjacent to the building number 1. And now I will tell about Praveen Munde sir. प्रवीण सर ने 9 जुलाई को स्टार्ट किया था लाइव साइड ऑनलाइन इंटर्नशिप का सेशन. सबके लिए था, तो मैंने ज्वाइन किया. फिर हमने बैच स्टार्ट हुआ 16 जुलाई से. उन्होंने जब भी मैंने स्टार्ट किया तो उनके तरफ से मुझे क्या नॉलेज मिला, तो मेरा ऑटोकैड सॉफ्टवेयर सिविल इंजीनियरिंग में हमको ऑटोकैड सिखाने में नहीं आता था. तो प्रवीण सर की वजह से मेरा ऑटोकैड सॉफ्टवेयर स्टार्ट हुआ. कमांड्स मैंने सीखे, बहुत कुछ सीखे. उनसे एक नॉलेज मिला. अफोर्डेबल हाउसिंग कभी भी 300 to 400 स्क्वायर फुट एरिया में चाहिए रहता है. अगर मुझे मेरा डेवलपमेंट करना है तो अफोर्डेबल हाउसिंग आजकल ज्यादा चल रहे, तो 300 to 340 स्क्वायर फीट एरिया के मैं बना सकता हूँ. फिर एरिया स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, पोर कार्ड कैसे होता है, शेड्यूल स्टेट रेट्स में पता नहीं था कि शेड्यूल स्टेट रेट्स भी होते हैं करके, तो सर ने PDF फाइल हमको शेयर किया था कि आप शेड्यूल स्टेट रेट्स देखिए करके. तो हाउ टू काउंट कॉस्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट, कॉस्टिंग कैसे काउंट करते हैं. फिर मेंटेन ड्राइंग रजिस्टर कैसे मेंटेन करते हैं, बिलिंग, टेंडरिंग, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, रेट एनालिसिस ऑफ लेबर, ये सब मैं आपको बताऊंगा आगे. वर्क ऑर्डर कैसे करते हैं. और सर ने बहुत मेहनत किया है, जैसे कि पेंटिंग वाले वेबिनार अटेंड किए, उन्होंने अरेंज किए. फिर बाद में सर ने पंडित सर को बोले कि अलग तरीके से हम बच्चों को सिखाने की कोशिश करते. प्रवीण सर ने बहुत मदद की है हमको सिखाने के लिए. सो दिस इज द एरिया स्टेटमेंट. मैंने जब स्टार्टिंग डे से कैलकुलेट किया था, तब यहाँ से एरिया स्टेटमेंट कैसे बनता है मैंने पूरा वर्किंग किया हुआ था. तो यहाँ पे टोटल प्रोजेक्ट एरिया हमारा स्क्वायर फुट में आ रहा है 2,52,735 स्क्वायर फुट एरिया आ रहा है हमारे पूरे प्रोजेक्ट का, बिल्डिंग नंबर 1 का. ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ था एरिया स्टेटमेंट से.
बाद में पोर कार्ड का ये ड्राफ्ट था कि पोर कार्ड कैसे फिल किया, मुझे पता नहीं था कि पोर कार्ड कैसे फिल करते हैं, कैसे उसका ड्राफ्ट होता है, कैसे सब कुछ होता है। तो मैंने ये प्रवीण सर से मंगाया था, तो सर ने हमको सब एक्सप्लेन किया कैसे होता है, वर्क डिस्क्रिप्शन क्या है, प्रोजेक्ट कैसे होता है, फिर अंत में उसमें मटेरियल कितने आए हैं, आज क्या काम हुआ है। तो ये 30 जुलाई का ये था। तो टॉवर क्रेन फाउंडेशन बोल्ट इंसर्ट इन L2 लिफ्ट ऐसे पूरा रिपोर्ट आया था। फिर ये शेड्यूल स्टेट रेट का सर ने दिया था PDF फाइल, ये मैंने स्टडी किया हुआ है। फिर सर ने हमको बताया मैन पावर रिपोर्ट कैसे हम मेंटेन करना चाहिए हमको। तो यहाँ पे डेट, मंथ, वीक, कॉन्ट्रैक्टर नेम, कैटेगरी, कारपेंटर का क्या है, कितने कारपेंटर आए थे, मेल हेल्पर कितने थे, फिटर कितने थे, ये पूरा चार्ट कैसे मेंटेन होता है साइट पे एक्चुअल में, ये मैंने सीखा है। फिर सर का ये सेशन था एक, काउंटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। यहाँ पे सर ने इतना, ये 1 आवर का कुछ सेशन था, तो सर ने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया था कि हमको प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमको पूरा कैलकुलेशन कैसे करना चाहिए, स्टाफ सैलरी से लेके एंड ऑफ द प्रोजेक्ट के हमको ट्रैवलिंग कॉस्ट कितना लगेगा, पूरा मैनेजर को कितना, कितने मैनेजर रहेंगे, कितना कुछ, ये सर ने सब बताया था। अकोमोडेशन हम लोग कितने लोग को देंगे, फूड एक्सपेंसेस कितना होने वाला है हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर, कन्वेंस कितना, कन्वेंस के लिए कितना लगेंगे, डिपार्टमेंटल लेबर के लिए कितने कॉस्ट आएंगे, ये सब सर ने बहुत एक्सप्लेन किया था। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था सेशन, इसमें मैंने बहुत नॉलेज गेन किया है। फिर बाद में यहाँ पे सर ने हमको बताया था कि ड्राइंग रजिस्टर का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। तो मैंने ये ड्राइंग रजिस्टर फॉर्मेट मैंने देखा हुआ था। यहाँ पे सीरियल नंबर, डेट, टाइम, ड्राइंग टाइटल क्या था, आर्किटेक्ट कौन थे हमारे, ड्राइंग नंबर क्या था, फिर ड्राइंग नंबर जब चेंज होता तब रिवीजन नंबर क्या आया था, फिर हमने गुड फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग क्या है, ये सर ने हमको सिखाया था। ये भी मुझे पता नहीं था कि कंक्रीट पोर रिपोर्ट फॉर्मेट, कंक्रीट पोर रिपोर्ट कैसे हम करते हैं। तो सर ने ये बताया था कि डेट ऑफ कास्ट हम लिखते, आइटम लिखते, पोर कार्ड नंबर लिखते, उसमें ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या था, उस दिन पे कितना लेंथ, विड्थ और हाइट का कितना हुआ, पोर पोर कितना किया हमने, क्वांटिटी कितना आया, RMC कितना आया, कैसे रिपोर्ट मेंटेन करते, वो सर ने सिखाया। फिर हमको सर ने सिखाया वर्क ऑर्डर कैसे हमको साइट पे देना चाहिए। तो वर्क ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ लेबर्स एट अवर साइट, तो ये वर्क एग्जाम्पल सर ने हमको बताया था कि हम लोग को किसी को वर्क ऑर्डर देना है तो फिर ये इस तरह से हमको देना चाहिए। फिर अभी मैं प्रकाश भट्ट सर के बारे में बोलना चाहूंगा कि भट्ट सर ने हमको जियो टेक्निकल रिपोर्ट, सबसे फर्स्ट सेशन उनका जियो टेक्निकल रिपोर्ट का हमारे लिए था। तो सर ने जियो टेक्निकल रिपोर्ट मैंने आज तक कभी देखा नहीं था, तो जियो टेक्निकल रिपोर्ट सर ने जो एक्सप्लेन किया था हमको, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, उसमें बहुत नॉलेज मिला था। माने सर ने हमको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस SOP ऑफ ऑल चेकलिस्ट हमको दिए थे। तो माने सेकंड थर्ड है मटेरियल वेरिफिकेशन एट साइट, हमको बताया था। यानी शुड बी व्हाट शुड बी स्टडीड इन मैन्युफैक्चर टेस्ट सर्टिफिकेट, MTC रिपोर्ट में क्या स्टडी आपको करना चाहिए, वो सर ने हमको सिखाया था। क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल सेशन, वो हमको सिखाया था। प्लम कंक्रीट क्या होता है, वो सर ने हमको बताया था। कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर टैंक, वो हमको बताया था। स्लैब शटरिंग एंड रीइंफोर्समेंट टाई के उन्होंने वीडियोस किए थे साइट पे, एक्चुअल हमारी साइट पे गए थे, वहाँ पे पूरा रीइंफोर्समेंट टाई करवाया था वहाँ से लेबर से। फिर सर ने हमको वो शटरिंग कैसे करते हो पूरा सर ने वीडियोस लेके हम हमारे लिए एक्सप्लेन किए थे। वो बहुत मेहनत किया था सर ने। बाद में क्वालिटी टेस्ट ऑन साइट कैसे होता है वो हमको एक्सप्लेन किया था सर ने। कंक्रीट मिक्स डिजाइन कैसे होता है, क्यूब टेस्टिंग कैसे होता है, बाद में बूम प्लेसर, स्लम टेस्ट, क्यूब टेस्ट, संक स्लैब क्या होता है, वो हमको बताया था। कंक्रीट टेम्परेचर हमको, मुझे कंक्रीट टेम्परेचर के बारे में मालूम नहीं था, तो सर ने हमको कंक्रीट टेम्परेचर के बारे में शुड बी 30 डिग्री टू 40 डिग्री, 34 डिग्री ऐसा होना चाहिए, मैक्सिमम 35 डिग्री ऐसा हमारे यहाँ पे होना चाहिए, ये मुझे पता नहीं था। हमारे यहाँ पे कोई ज्यादा टेम्परेचर चेक नहीं करते हैं, ऐसे ही कर देते हैं, और बाहर के इसमें ऐसा होता है। ओके, सो दिस वाज द जियो टेक्निकल रिपोर्ट। ये हमको सर ने जियो टेक्निकल रिपोर्ट बताया था। स्ट्रटकॉम कंपनी लिमिटेड स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट है हमारे। तो ये जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन प्रपोज्ड स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी प्रोजेक्ट एट निगड़ी, इनका पूरा 40 पेज का पूरा सर ने हमको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था। ये मेरे पास पूरे SOPs है जो सर ने हमको PDF की तरह से भेजे हुए थे। तो ये मैंने पूरा मेरे लिए फोल्डर बना के रखा हुआ है। एक्सकेवेशन करने के लिए जाएंगे तो क्या चेकलिस्ट चाहिए, बैक फिलिंग के लिए जाएंगे तो क्या चेकलिस्ट देखना है,
एंटी टर्माइट के लिए हमको अगर ट्रीटमेंट करना है तो हमको क्या चेकलिस्ट चाहिए, सारे के सारे मैंने मेरे पास सेव रखे और मैं इनको पढ़ता हूँ। ये मेरे जब भी मैं साइट पे जाता हूँ ये काम हो रहे हैं तो फिर मैं इनका चेकलिस्ट पहले खोल के देखता हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इसमें ऐसे ऐसे टेस्ट नया नया समझते जाता है। बराबर है। फिर बाद में यहाँ पे हमको सर ने बताया था मैन्युफैक्चरर टेस्ट सर्टिफिकेट। तो ये मैन्युफैक्चरर टेस्ट सर्टिफिकेट में हमको स्टडी कैसे करना चाहिए कि वहाँ पे टेस्ट रिजल्ट दिया रहेगा तो उनके बाजू में उनका मिनिमम क्राइटेरिया भी लिखा हुआ आता है, वो हमको देखना चाहिए। फिर हमने ओपीसी ग्रेड अभी 53 ग्रेड का किया हुआ है सर ने, एमटीसी सर्टिफिकेट हमको बताया था, वहाँ पे कैसे सब देखते हैं वो सब बताया था सर ने। फिर यहाँ पे प्लम कंक्रीट का सर ने हमको बताया प्लम कंक्रीट कैसे होता है। फिर हमने प्लम कंक्रीट के नीचे वो जो प्लम कंक्रीट करने के बाद वहाँ पे फुटिंग, उसके ऊपर कैसे हम लोग लैंड अगर थोड़ा सा ऑफसेट उसका कम रहेगा तो प्लम कंक्रीट करके हम लोग कैसे उसको डेवलप कर सकते हैं, फुटिंग हम लोग कैसे उसके ऊपर खड़ा कर सकते हैं। फिर हमने प्लम कंक्रीट इन रिटेनिंग वॉल, ये मैंने सुना ही नहीं था, तो सर ने हमको बताया कि रिटेनिंग वॉल में भी प्लम कंक्रीट करके होता है, पर उसमें बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है प्लम कंक्रीट में, ऐसा था। फिर हमने अंडरग्राउंड वाटर टैंक के लिए बारे में हमको बताया था, ये हमारे साइट का पूरा फोटो है। तो उसमें कास्टिंग ऑफ टॉप स्लैब उसने सर ने हमको बताया था। बाद में स्पेशल प्रिकॉशंस फॉर अंडरग्राउंड वाटर टैंक, तो उसमें क्या क्या स्पेशल प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो हमको बताए गए थे। फिर अंदर रिकमेंडेशन मेथड फॉर वाटर प्रूफिंग भी सर ने हमको पूरा बताया गया था, ओवर वाटर टैंक एंड अंडरग्राउंड वाटर टैंक के बारे में। फिर हमने एक क्यूब टेस्ट रजिस्टर भी वहाँ पे त्रिवेणी साइट पे यह मेंटेन किया था। तो सर ने हमको एक्सप्लेन किया था कि क्यूब टेस्ट रजिस्टर कैसे मेंटेन करते हैं, डेट ऑफ कास्टिंग, क्यूब आईडी मार्क, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, लोकेशन क्या था, स्लम्प ऑब्जर्व, 7 डेज के बाद में क्या आया था, वेट ऑफ क्यूब क्या आया था, 7 दिन 28 दिन, ऐसा उन्होंने पूरा पूरा क्यूब टेस्ट रजिस्टर हमको बताया। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा था ये रजिस्टर देख के। फिर हमको सर ने कंक्रीट मिक्स डिजाइन के बारे में बताया था कि इसका ये फॉर्मूला है। तो M25 तक का तो मुझे पता था, बट M30-35 ऐसे अगर हम लोग गए तो उसके लिए कैसा करना चाहिए। तो FC के ये हमारा कैरेक्टर स्ट्रेंथ लेने का, फिर हमें न्यूटन पर mm स्क्वायर में आता है तो वो कांस्टेंट लेने का 1.65। तो अज्यूम डेविएशन 5 ऐसा IS कोड से सर ने हमको बताया था। 5 लेके फिर हमने मल्टीप्लाई करने का तो हमको टारगेट मीन स्ट्रेंथ मिलता है, ऐसे हमको बताया था सर ने। फिर अभी पालंडे सर नमस्कार सर। सर आपने हमको बहुत अच्छे से ड्राइंग देखने का सिखाया, इम्पोर्टेंस ऑफ ड्राइंग सर आपने हमको बताया। प्रोसीजर कैसे होता है ड्राइंग का, अप्रूवल कैसे होता है वो आपने सर हमको बताया था। वाटर प्रूफिंग इम्पोर्टेंस इन कंस्ट्रक्शन वो आपने हमको सिखाया था। इम्पोर्टेंस ऑफ क्यूरिंग क्या होता है, मैसनरी वर्क क्या होता है, प्लास्टरिंग क्या होता है, क्रैक्स जब आते हैं तब उसके रेमेडीज क्या है, वो सब आपने हमको सिखाए थे, वो मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पे सर ने बताया था इम्पोर्टेंस ऑफ ड्राइंग, तो उसमें ड्राइंग के फ्लो चार्ट बताए थे, कंसेप्ट ड्राइंग, स्कीमेटिक ड्राइंग, डिजाइन एंड डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन ड्राइंग। फिर हमें डिमार्केशन ड्राइंग क्या होते हैं कि वहाँ पे लैंड पे गए तो फिर सिटी सर्वे डिमार्केशन होता है, एक्चुअल डिमार्केशन होता है, ये सब सर ने हमको बताया था। फिर हमें म्युनिसिपल ड्राइंग्स क्या होते हैं, म्युनिसिपल ड्राइंग्स के रेगुलेशंस क्या होते हैं, प्रोजेक्ट लेआउट ड्राइंग, नॉट डायरेक्शन, साइड मार्जिनल स्पेसेस एंड क्रिटिकल सेटबैक्स, शो द अरेंजमेंट ऑफ बिल्डिंग विथ कंसिडरेशन ऑफ एक्सपेंशन, जॉइंट थिकनेस एज रिक्वायर्ड, ये सब सर ने हमको सिखाया था, इम्पोर्टेंस क्या होता है ड्राइंग का। फिर हमने प्रोसीजर हमको सर ने बताया था कि सबसे पहले हमको कंटूर एंड डिमार्केशन ड्राइंग मिलता है, फिर हमने कंसेप्चुअल ड्राइंग्स आर्किटेक्ट बनाते हैं, फिर हमने क्लाइंट अप्रूवल करते हैं, उसका लेआउट प्लान पूरा अप्रूव होता है क्लाइंट की तरफ से, फिर हमने स्कीमेटिक ड्राइंग बनता है, फिर वो म्युनिसिपल ड्राइंग अप्रूवल के लिए जाता है, फिर हमको वर्किंग ड्राइंग मिलता है और बाद में वो कोड फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग जाता है साइट के ऊपर। ये सर हमको प्रोसीजर बताया गया था। फिर हमने इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर प्रूफिंग सर ने हमको बताया था कि ब्रिक बैट कोबा ये हमारे लिए टेरेस पे कितना इम्पोर्टेंट है, अगर थोड़ा सा भी लीकेज हुआ या फिर कुछ भी हुआ तो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, हमारी खुद की बिल्डिंग को क्या हो सकता है, कितना बहुत फर्क पड़ सकता है, ये इसका इम्पोर्टेंस सर ने हमको बताया था। वाटर प्रूफिंग बाथरूम के यहाँ पे सर ने बताया था कि नीचे बाथरूम के यहाँ पे जो कमोड के लिए हमने वो सब दिया है, तो वहाँ पे कैसे स्लोप मेंटेन करते हैं, कैसे वहाँ पे ब्रिक बैट अगर किया है हमने तो फिर वो कैसे उसको वहां से वॉल से उन्होंने बाहर निकाला है, वो सर ने हमको बताया था। फिर बाद में जब फिनिशिंग एट माउथ ऑफ रेन वाटर पीस, ये सर ने हमको बताया था कि वहां पे डूज एंड डोंट्स लिखा हुआ है। तो डूज में जो वो सर ने बताया था कि वो
एंगल जो आता है ना बाहर, तो फिर उसको ऐसा थोड़ा सा स्लोप देके फिर अंदर की तरफ हमको करना चाहिए, तो फिर उसका जो पानी रहता है वो पानी उसके तरफ से निकल जाता है। अगर हमने वो नहीं किया, प्रोवाइड किया, तो फिर वो पानी टेरेस के इधर अंदर जमा होता जाता है, फिर वो लीकेज चालू हो जाता है। वो सब सर ने हमको सिखाया था। फिर गैबियन वॉल क्या होता है, एजैक्स मैसनरी क्या होता है, ये सर ने हमको बताया था। ये लैंडस्लाइड के लिए गैबियन वॉल का कितना इंपॉर्टेंस है। अगर लैंडस्लाइड हुआ और यहाँ पे वायर मेश जो है उसका, वो वायर मेश इतना ये गैल्वनाइज्ड है, तो वो कभी रस्ट नहीं पकड़ता है, तो वो सालों सालों भर टिका हुआ रहता है, तो वो कभी भी उससे प्रॉब्लम नहीं आता है। और पानी जो रहता है वो वहां से गैबियन वॉल से पानी निकल जाता है, बट मिट्टी वहां का वहां रहता है, तो उससे तुम्हारा डिस्टर्बेंस भी नहीं होता है गैबियन वॉल को। ये सब सर ने हमको सिखाया था। जैक्स मेसनरी के बारे में हमको बताया था। ये कुछ नया कंसेप्ट मेरे को सिखाया लगा सर ने बताया तभी, ये जैक्स मैसनरी का रिवर कैनल के लिए। देन प्लास्टरिंग के बारे में सर ने बताया था कि प्लास्टरिंग के टाइम पे जब भी टेरेस का, जब हम प्लास्टरिंग, अगर हमको टेरेस के टाइम पे जो वॉल हम लोग अगर प्लास्टर कर रहे हैं, तो उसका जो स्लोप है वो स्लोप कभी भी नीचे की तरफ होना चाहिए। अगर नहीं हो गया तो फिर, और अगर ऐसा रहेगा तो फिर वो साइड की तरफ से अगर वहां पे छज्जा नहीं रहेगा तो वहां से प्रॉब्लम आ सकता है। तो हमको यहाँ से इस प्लास्टरिंग के टाइम पे थोड़ा सा ऐसा स्लोप दे के हमको करना चाहिए। फिर हमने एक्सटर्नल प्लास्टरिंग के टाइम पे हमको कितना कैसा एच फ्रेम का स्कैफोल्डिंग करना चाहिए। फिर यहाँ पे ऐसा पूरा प्रोटेक्शन, पूरा सेफ्टी के साथ हमको करना चाहिए, सब सर ने हमको बताया था। और ये क्रैक्स के टाइम पे सर मैंने एक बार एक्सपीरियंस किया था। आपने जब ये मुझे लेक्चर हुआ था प्लास्टिक श्रिंकेज, ड्राइंग श्रिंकेज, क्रैक क्रीजिंग, ब्लिस्टरिंग, ये सब आपने जब एक्सप्लेन किया था, तभी मैं ऐसा गया था, नीचे गया या फिर दोस्त लोग के यहाँ पे कहीं तो गया था, तो मैंने देखा कि अरे ये ऐसा क्रैक था, मेरे को पालंडे सर ने बताया है। तो ये तो मुझे अभी मेरे कंप्यूटर में तो मिलेगा ही, मैं अभी घर जाके देखता हूँ ऐसा कैसा प्रिवेंट करते, क्या करते, तो ये सब मुझे याद रहता है। तो मैं ऐसा पढ़ता हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है कि सर ने हमको ये सब सिखाया है कि इसको कैसे अवॉइड करते हैं, इसको कैसे, ये कौन सा क्रैक, इसको क्या बोलते हैं, ब्लिस्टरिंग हुआ तो कैसे करते हैं। ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये सब सर मैंने आपके लिए डाला हुआ है। अभी रूपाली मैडम ने हमको मेजरमेंट शीट हमको बदलने को सिखाया। क्वांटिटी, शटरिंग क्वांटिटी, स्टब कॉलम कंक्रीट एंड शटरिंग कैलकुलेशन, बीम एंड स्लैब कंक्रीट एंड शटरिंग कैलकुलेशन। बार बेंडिंग शेड्यूल हमको सिखाया, फुटिंग कॉलम का, वन वे एंड टू वे स्लैब का, फेस बार क्या होता है, एक्स्ट्रा बार क्या होता है, ब्रिक वर्क क्वांटिटी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सेक्शन एंड एलिवेशन स्टडिंग कैसे होता है। दिस वाज द मेजरमेंट शीट वाज told by Rupali madam to draw, make in the Excel sheet, and this was the presentation I did. अभी तो मैडम नहीं है, बट मैडम देखेंगे बाद में। ये मैंने पूरा मेजरमेंट एक्सकेवेशन के लिए कितना सॉफ्ट मोरन क्वांटिटी क्यूबिक मीटर में हमने निकाला था, हार्ड रॉक क्वांटिटी क्यूबिक मीटर में हमने निकाला हुआ था एक्सकेवेशन ड्राइंग देखने के बाद, वो है ये। फिर हमने फुटिंग कंक्रीट क्वांटिटी, हमने कैसा कंक्रीट क्वांटिटी फुटिंग का कैसे निकालते हैं, तो लेंथ ब्रेथ हाइट इसमें कैसा फॉर्मेट रहता है वो हमको मैम ने बताया था। क्वांटिटी रहता है, टोटल क्वांटिटी कितना है, यूनिट कितना है, तो कंक्रीट हमको कितना लगने वाला है वो हमको एक फुटिंग के ऊपर समझ जाता है कि एक फुटिंग में हमको कितना क्यूबिक मीटर कंक्रीट लगने वाला है। तो ये हमको पूरा आइडिया आ गया इसमें से। फिर हमने स्टब कॉलम किया था। स्टब कॉलम मुझे आइडिया नहीं था कि फुटिंग के ऊपर वाले कॉलम को स्टब कॉलम बोलते हैं, ग्राउंड लेवल के नीचे तक का, तो वो मुझे पता नहीं था, वो मैम से समझा। फिर हमने स्टब कॉलम का हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैम ने हमको सिखाया। फिर हमने शटरिंग क्वांटिटी, पीसीसी का शटरिंग क्वांटिटी कैसे करते हैं, या फिर फुटिंग का कैसे शटरिंग क्वांटिटी निकालते हैं, वो हमको मैम ने सिखाया कि वो स्क्वायर मीटर में आते, तो हमको रिपीटिशन कितना करना है, कैसा होता है, कैसे नहीं होता है, तो वो सब स्क्वायर मीटर्स में सब हमको मैम ने सब सिखाया, हमको कैलकुलेशन कैसे करते हैं। और उनका जो एक्सप्लेनेशन लेवल था ये पेंट में, मैम पेंट बहुत ही अच्छे से यूज करते थे, उनका बहुत एक्सप्लेनेशन लेवल बहुत ही अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सप्लेनेशन लेवल इन्फिनिटी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर मैम ने यहाँ पे बार बेंडिंग शेड्यूल हमको सिखाया था, पूरा फुटिंग का था ये। तो फुटिंग का बार बेंडिंग शेड्यूल मैंने आज तक कभी बनाया नहीं था, हमारे इंजीनियरिंग में तो हमको सिखाया ही नहीं था। पर ये जब मैम ने हमको जब एक्सप्लेन किया, ये ऐसे जो मैम पेंट से हमको जो सिखाते थे, और फिर हम लोग यहाँ पे जब एक्सेल में करते तो ये बहुत ही डिफरेंशिएट एकदम इजी हो जाता था मेरे लिए एकदम ही, कि कैसे हमको बार बेंडिंग शेड्यूल हमको स्टडी करना है, कैसे हमारा हो सकता है। फिर हमने सेक्शन एलिवेशन मेजरमेंट, सेक्शन एलिवेशन देख के हमको एक्सेल शीट में कैसे हमको डालना है पूरा, कैसे हमको पूरा एक्सेल शीट में सेक्शन एलिवेशन देख के उसके पूरे डिटेल्स डालने हैं, वो मैम ने हमको सिखाया।
अभी मेडिकल सर प्रकाश अरे मेडिकल सर ने हमको बताया था कि उनका बीजी शिरके कंपनी करके क्या है, जो उनको अपॉर्चुनिटी मिला था अब्रॉड जाने के लिए। नो 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 तो नो, नहीं ये इनकरेक्ट, दिस इज नॉट बीजी शिरके, ओके दिस इज मेकर्स डेवलपमेंट, आप ओके करेक्ट करो, बीजी शिरके नहीं, ओके मेकर्स ओके मेकर्स डेवलपमेंट। ओके। मेकर ओके ओके सर। अच्छा, मैंने ये मेरे नोटबुक में लिखा हुआ था बीजी शिरके, इसलिए मैंने ये डाला। मैंने उस टाइम ऐसा बताया कि शिरके इज द फर्स्ट कंपनी हु ओके हैज टेकन आवर इंजीनियर्स एंड लेबर आउट ऑफ इंडिया। ओके 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 आई थॉट आपको अपॉर्चुनिटी मिला नहीं सर नहीं, अभी। वो पायनियर कंपनी थी जिन्होंने ओके 1970s में फर्स्ट ओके टाइम सऊदी ओके अरेबिया में प्रोजेक्ट्स लिए, और ओके अपने वर्कर्स और इंजीनियर जो है वो अब्रॉड जो बोलते हैं उसके लिए लेके गए वो बीजी से। अच्छा ओके। और सर सेकंड आपने हमको बताया सर इम्पोर्टेंस ऑफ एमएम इन कंस्ट्रक्शन, रोड वर और कवर ब्लॉक का। सर आपने हमको बताया था कि एक एमएम अगर कंस्ट्रक्शन में एक यस। एमएम अगर ज्यादा बढ़ गया तो सर वो हमारे कंस्ट्रक्शन के लाइन को कितना हो सकता है। अभी एक मान लो, एक सर आपने एग्जांपल भी दिया था सर, एक रोड का काम चल रहा है यस। और वहाँ पे अगर 100 किलोमीटर का रोड है और अगर उसमें सिर्फ 2 mm का सर फर्क पड़ गया, ज्यादा हो गया, तो फिर उसमें हमारा कितना कॉस्टिंग का नुकसान हो सकता है, वो सर आपने हमको यस। बहुत ही अच्छी तरीके से बताया था सर। और वो कवर ब्लॉक का सर आपने स्टोरी हमको बताया था सर, कवर यस। ब्लॉक की वहाँ पे आप आउट ऑफ थे तो वहाँ पे 3 गाड़ी आए थे, यस। तो ऑफिसर सब आ गए थे, तो उन्होंने देख के ही बता दिया था कि दिस इज नॉट अ 40 mm कवर, यस। दिस इज 30 mm कवर, एंड यस। यू सेड दैट यस इट इज 30 mm यस। कवर। और आपको समझा यस। कि कितना इम्पोर्टेंस है सर एमएम का, तो आपने हमको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिर आपने आपने बताया था कि फ्रॉम फाउंडेशन टू सेलिंग द फ्लैट, आप यस। सिर्फ एक बिल्डिंग करो कि एक फाउंडेशन से लेके सेल करो एक फ्लैट, तो आपको समझ जाएगा कि कितना आप सिविल इंजीनियर बन गए। फिर ऐसा आपने बता यस। दिया था हमको कि यस। फाउंडेशन से लेके आप सेल करो एक फ्लैट तो आप यस। इंजीनियर बन जाएंगे। या। फिर आपने जो ग्रीन बिल्डिंग के लेक्चर्स लिए थे सर, वो बहुत अच्छे थे, बहुत मुझे बहुत पसंद आए थे। 2 लेक्चर सर आपने ग्रीन बिल्डिंग के या। ऊपर लिए थे। या। फिर अन्य सर आपने मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के लिए आपने मोटिवेशनल स्पीच दिया था, वो बहुत ही अच्छा स्पीच था। बाद में कंक्रीट के प्रैक्टिकली आपने 2 सेशन लिए थे, बहुत सुपर्ब सर, उसमें बहुत या। अच्छा नॉलेज मिला था सर। फिर आपने हमको वैल्यूएशन के बारे में बताया। फिर या। आपने कैपिटल गेन, आपने मेरे यस। रिक्वेस्ट की वजह से आपने यस। कैपिटल गेन करके आपने लेक्चर या। लिया था, या। तो भी मैं आपके लिए थैंक यू या। बोलना चाहूंगा। बाद में वाटर सप्लाई टू बिल्डिंग के बारे में आपने बताया था। फिर हमने प्लम्बिंग के बारे में बताया था। या। फिर हमने ड्रेनेज लाइन एंड सीवेज के बारे में बताया यस। था। करेक्ट। सो एक ग्रीन बिल्डिंग में सर आपने एक लाइन बोला था कि डेवलपमेंट शुड नॉट बी फॉर टुडे, डेवलपमेंट शुड बी फॉर फ्यूचर, या। डेवलपमेंट शुड फुलफिल टुडेज नीड, या। बट डेवलपमेंट शुड बी फॉर फ्यूचर बेनिफिट्स। ये सर आपने बताया था, मैंने That is a definition of sustainable development. When we say यस सर, ये आपने sustainable हमको, development, यस सर आपने it should हमको ये be like बताया था, ये this. मुझे Yeah. बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने सर नोट डाउन करके रख दिया था। Mm. फिर आपने हमको ग्रीन बिल्डिंग के बेनिफिट्स बारे में बताया था Yeah. कि सेव एनर्जी हो रहा है 20 to 30%, Mm. वाटर यूसेज रिडक्शन होता है 30 to 50%, Yes. हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ ऑक्यूपेंट्स, उसका उसमें हेल्थ Mm. बहुत अच्छा रहता है ग्रीन बिल्डिंग के लिए, डे लाइट क्वालिटी एनहांस हो जाता है, Yeah. सेफ्टी बेनिफिट्स ज्यादा हो जाता है। फिर हमने आपको ये आपने दिशा बांधकाम नवनिर्मित जी से आपने ये पुरस्कार मिला हुआ था आपको। Yeah. Yeah. फिर हमने कंक्रीट प्रैक्टिकली में सर आपने हमको बताया था कि एक फर्म, ये सर मुझे पता नहीं था, एक फर्म Uh-huh. 1 फीट बाय 1 फीट बाय Yes. 1.25 फीट रहता है, ये मुझे पता नहीं That था। is the basic. हाँ सर, ये मुझे पता नहीं था वही फिर। मालूम नहीं रहता है। हाँ सर, फिर हमने आपने बताया था कि एक पूरा बैग सीमेंट उसमें एक फर्म में आ सकता है। फिर हमने M15 का आपने बताया था कि कैसे उसका गमेला कि इसमें अगर Yes. M15 हमको बनाना है तो Yes. फिर कैसे होता है। तो एक Yes. सीमेंट बैग 3 गमेला लेते तो फिर एक सीमेंट बैग आ जाता है, उसमें M15 का अगर हमको करना है। दो लेंगे सैंड और फाइन एग्रीगेट, तो उसको 3 गमले में लेने का तो 6 गमेला हो जाता है। फिर हमने 4 कोर्स एग्रीगेट लेने तो 12 गमेला, और वाटर सीमेंट रेशो हमको 25 लीटर वाटर लेना चाहिए, और रोटेशन का भी 2 से 3 मिनट का होना चाहिए। Yes. एवरी Correct. मिनट 15 से 20 रोटेशन होते हैं, Yeah. अप्रोक्सीमेटली 30 रिवॉल्यूशन तक हमको करना चाहिए। और यहाँ पे ये जो फोटो है सर, आपने बताया था कि यहाँ पे जो कंक्रीट मिक्सर थे Yes. उसमें उन्होंने सीमेंट सैंड और मेटल का ऐसा पूरा स्टिक करके ही रख दिया था। M25 M30 Yes. M35 के लिए कैसा हमको 50 kg का सीमेंट डालना है, 113 kg का सैंड डालना है, 170 का मेटेरियल डालना है। ये बहुत यूनिक आइडिया था सर, ये There is. फिर आपने हमको बताया था कि ये वाला जो आपने हमको बताया था कि कंटिन्यूस 2 days Yes. डे एंड नाइट कंक्रीटिंग थ्रू RMC एंड बूम प्लेसर वाज गोइंग ऑन, वहां पे लोग सोए नहीं थे।
और yes. उन्होंने 2 दिन तक ये उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था समथिंग 54 hours. यस सर It is 54 the hours. raft foundation of Petronas Tower. 54 Yes sir, continuous hours. you told about this. And So मुझे ये quantity बहुत was 1,33,000 something. 1,33,000. यस Imagine सर करो. यस सर कंटिन्यूस आरएमसी ट्रक के लाइन Hmm. लग रहे थे, आपने बताया था, वेयर Hmm. लोडिंग एंड वर्क वाज गोइंग ऑन एंड गोइंग ऑन. Hmm. फिर आपने बताया था कि स्किल्स फॉर एन इंजीनियर, सो प्रॉब्लम सॉल्विंग Yes. स्किल्स होना चाहिए एक इंजीनियर में. फिर हमने एबिलिटी टू ग्रास्प थिंग्स फास्टर, क्रिएटिविटी होना चाहिए, एबिलिटी टू कीप काम अंडर वर्क प्रेशर्स, Yeah. गुड इन टेक्निकल ड्राइंग्स एंड कंप्यूटर स्किल्स. Hmm. फिर हमने एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एबिलिटीज होना चाहिए. फील्ड एक्टिविटीज में क्या होना चाहिए Yes. इंजीनियर में, Yes. तो कंस्ट्रक्शन, सुपरविजन, आरसीसी ड्राइंग, स्ट्रक्चरल ऑडिट, arbitrations, valuation, consultations, थर्ड पार्टीज इंस्पेक्शन, क्वांटिटी का सर्वे, रीडेवलपमेंट कंसल्टेंट, ये Yeah. स्किल्स इंजीनियर में होने चाहिए, आपने हमको Yeah. बताए थे. फिर आपने हमको वैल्यूएशन के बारे में बताया था कि Yeah. फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, टाइप्स ऑफ Yes. वैल्यू क्या थे, प्रेजेंट वैल्यू, डेप्रिशिएटेड वैल्यू, ये सब, मॉर्गेज वैल्यू. फिर आपने हमको कैलकुलेशन सिखाए थे सर, वैल्यूएशन में कैलकुलेशन Yes. कैसे करते हैं. फिर हमने ओनरशिप क्लासिफिकेशन क्या होता है, कि फ्री होल्ड ओनरशिप, लीज होल्ड ओनरशिप, ये सब क्या होता है, ये सब आपने हमको सिखाया हुआ था. फिर हमने सर कैपिटल गेन के लिए आपने लेक्चर लिया हुआ था. सो इसमें मैंने मेरी तरफ से सर आपने जो लेक्चर लिया था, मैंने एक नोट डाउन किया था कि प्रॉपर्टी acquired by father gifted to son or daughter Yeah. is capital gain free income Yeah. to them, Yeah. and income gain is based on purchase a year of land. ये पहला Yeah. पॉइंट मैंने नोट डाउन कर लिया था. Yeah. फिर हमने एग्रीकल्चरल लैंड इज नॉट अ कैपिटल एसेट, Yeah. ये मैंने नोट Yeah. डाउन कर दिया था. Mhm. हाउ टू सेव कैपिटल गेन टैक्स, तो उसके आपने Yes. हमको बताए थे कि गवर्नमेंट बॉन्ड कर लो. फिर That is very important. Yeah. हाँ, फिर हमने इन्वेस्टिंग अगेन इन अदर Yes. इमूवेबल प्रॉपर्टी, तुरंत दूसरे इमूवेबल प्रॉपर्टी Yes. में आप इन्वेस्ट कर दो. कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988 इन्वेस्टमेंट करो. फिर हमने इन्वेस्ट विद इन 6 months इन 54 Yes. ये Yes. आपने बताया था हमको. फिर हमने कैपिटल गेन इक्वल टू सेल कॉस्ट माइनस इंडेक्स कॉस्ट, ये आपने हमको बताया था. डिडक्शंस अलाउड वेयर, हमको उसमें कैपिटल गेन में अगर बचत करना है तो उसमें डिडक्ट क्या करना है, तो ब्रोकरेज कमीशन डिडक्ट करने का. Yes. स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस हम डिडक्ट कर सकते हैं. ट्रैवलिंग इन कनेक्शन विद ट्रांसफर ये कर सकते हैं. एनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, कंपाउंड वॉल बनाया हमने, फिर हमने उसमें बैक फिलिंग किया, कुछ भी किया, तो ये सब हम उसमें डिडक्शन कर सकते हैं. Yeah. हमारा कैपिटल गेन बच सकता है. तो Yeah. उसके बाद जो कॉस्ट है तो वो हमारा कैपिटल गेन होता है. Yeah. ये मैंने वो पूरा सेमिनार में मैंने ये बहुत अच्छे से अटेंड किया था. देन आपने हमको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के रेट्स बताए थे सर. Yes. कि Yes. 1981 में Oh yes. 125 स्क्वायर फीट Yeah. ऐसा पर स्क्वायर फीट सर रेट चल रहा था. 1998 में सर 550 का स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट Yeah. आपने रेट बताया था. अब जो चल रहा है, अभी चल रहा है 1800 to 2200 पर स्क्वायर फीट रेट चल रहा है. पर Yeah. एरिया वाइज ऐसा अलग अलग एरिया में ऐसा चल रहा है. Mm. बहुत ड्रास्टिक ऐसा चेंजेस आ गए हैं. Mm. देन आपने बताया था कि वाटर सप्लाई टू बिल्डिंग्स, तो Yes. बहुत Water- important है टॉपिक सब. Yeah. फिर आपने बताया था कि यहाँ से अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी, ये तो मैंने ये डाला है कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक से ओवरहेड वाटर टैंक में आता है, पर आपने बताया था कि कोई इसमें अंडरग्राउंड वाटर टैंक ही नहीं है, Yeah. डायरेक्ट ओवरहेड वाटर टैंक है. वो भी मैंने अटेंड किया था. तो उसमें बहुत अच्छा आइडिया मिला था सर कि आप इतना ग्रेट हाइट पे वहाँ पे वो रहता है, एंड देन इतना प्रेशर से आता है और डायरेक्ट वो सबको सप्लाई होता है सर. वो आपका बहुत अच्छा सेशन था. फिर हमने वाटर सप्लाई रिक्वायरमेंट, अभी सप्लाई रिक्वायरमेंट 1 BHK में 4 पर्सन है, 2 BHK में 5 है, तो उसके रिक्वायरमेंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपने हमको बताया था. फिर हमने आपने बताया था कि 135 लीटर पर कैपिटा पर डे आपने Yes. पूरा किया हुआ था कि ड्रिंकिंग 5, कुकिंग 5 लीटर, फिर हमने बाथिंग 45, क्लोथ वॉशर के लिए 20, यूटेंसिल्स वॉशिंग के लिए 8, हाउस वॉशिंग और क्लीनिंग के लिए 7, फ्लशिंग के लिए 45. टोटल 125 आपने पूरा हमको बताया था. Correct. फिर बाद में आपने हमको ये कैलकुलेशन करके बताया था कि अगर 2 BHK के 60 फ्लैट्स है, 60 फ्लैट्स है, तो उसमें वाटर रिक्वायरमेंट 60 इंटू, अगर समझो 2 BHK में 5 लोग रहते हैं तो 60 इंटू 5 इंटू 135 लीटर पर कैपिटा पर डे. तो 40,500 का हमको डायरेक्ट समझ गया कि एक दिन का स्टोरेज हमारा 40,500 लीटर का हमको होना चाहिए. और अगर ग्राउंड फ्लोर टैंक कैपेसिटी, अगर हमको नीचे ग्राउंड फ्लोर का टैंक कैपेसिटी अगर निकालना है तो उसको 1.5 इंटू ओवरहेड टैंक कैपेसिटी करना है. तो हमको डायरेक्ट 60,500 750 का हमको टैंक बनाना है. ये आपने हमको इजी कैलकुलेशन हमको सिखा दिया था. ये मेरे पास सेव्ड है इन माइंड. फिर आपने सर आपने हमको ये प्लम्बिंग के बारे में बताया था कि टॉयलेट डिसेबल के लिए सर टॉयलेट कितना इंपॉर्टेंस रहता है, कि डिसेबल के लिए टॉयलेट कैसा डिजाइन करते हैं.
वो मैंने एकदम अच्छे से इसमें स्टडी कर लिया था कि उनको कैसा रेस्ट Yeah. के लिए जब ये कैसा रहता है, फिर Yes, हमने वो yes, जो yes. सोफा है वो वहाँ से कैसा Hmm. आता है, तो वो आपने सर हमको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। फिर आपने हमको बताया था कि कोरियन वॉश बेसिन वो उसका बहुत ही अच्छा क्वालिटी Hmm. कोरियन बेस्ड वॉश बेसिन का होता है। Hmm. वो भी मैंने ऐसा दिमाग में रखा हुआ था। फिर आपने वाटरलेस यूरिनल्स इसके Hmm. बारे में आपने हमको बताया था कि वाटरलेस यूरिनल्स भी आजकल आ चुके हैं जो ऐसा बास आता है सब दूसरे यहाँ से, तो उसके लिए वाटरलेस यूरिनल्स भी आ चुके हैं, ये आपने हमको बताया था। फिर हमने फिक्सर ट्रैप क्या रहता है, फिर हमने Hmm. डाइवर्ट डाइवर्ट प्लम्बिंग क्या Yes. रहता है, फिर आपने बताया था हमको। Yes. मुझे होटल किचन में कौन-सा ट्रैप यूज़ करते हैं Hmm. ये मुझे पता नहीं था। मुझे लगा था कि नॉर्मल ट्रैप यूज़ करते हैं, बट Hmm. आपने हमको बताया था कि ग्रीस ट्रैप उसका Yes. यूज़ करते हैं। Yes. तो सेपरेट ऑयल मिक्स्ड इन वाटर। Yeah. बाद में आपने बताया था कि स्क्रब सिंक अभी जो वहाँ हमारे Yes. ऑपरेशन थिएटर रहेगा, तो वहाँ पे ऐसे एल्बो एल्बो लगा के वो लोग ऑपरेशन थिएटर में Hmm. एल्बो लगा के उन लोग के हाथ में खून वगैरह होता है, इसके लिए तो फिर Yes. उसे करते हैं। ये आपने हमको बताया था, ये मेरे लिए कुछ नया था। Hmm. अभी मितेश भट्ट सर एंड केदार सर ने हमको क्या-क्या एक्सप्लेन किया है, मैं आपको बताता हूँ। डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट हमको सर ने सिखाया था कि प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसे एक पेज में कैसे हम उसको प्रोग्रेस रिपोर्ट को कैसे हम डायरेक्ट एमडी को अगर हमको प्रेज़ेंट करना है, तो हमको कैसे करना है। तो वो अब हमको सिखाया था सर ने। डेली लेबर रिपोर्ट हमको सिखाया था सर ने। प्रोसेस इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कैसे होता है, वो हमको सर ने सिखाया था। देन एमएसपी एंड एक्सेल पिवोट टेबल वो कैसे क्रिएट करते हैं वो हमको सर ने सिखाया था। कंक्रीट ट्रैकिंग कैसे होता है वो हमको सर ने सिखाया था। और इनका अभी दोनों सर का अभी एक फिनिशिंग वर्क ट्रैकर करके एक सॉफ्टवेयर सर ने डेवलप किया है। Hmm. वो बहुत ही बेस्ट अचीवमेंट सर ने मैंने अभी रिसेंट देखा था। बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है सर लोग का। आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट सर। Yeah. एंड यहाँ पे सर डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट में सर ने हमको बताया था कि डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट में क्या हमको लिखना चाहिए। तो एक्टिविटी उसका क्यूबिक मीटर में कितना यूनिट कितना है, टोटल एस्टिमेशन क्वांटिटी कितना है, टिल टुडे क्वांटिटी अपने पास कितना है, प्लान हमको क्वांटिटी अगर मंगाना है तो कितना है, कैसे उसको लिखते हैं। फिर टूडेज क्वांटिटी हमारे पास एट प्रेजेंट कितना है। फिर नीचे के इसमें हमको बताया था सर ने कि डेली लेबर रिपोर्ट वो भी एक इसमें आ गया, लेबर भी आ गए, प्रोग्रेस रिपोर्ट भी आ गए। फिर नीचे के इसमें सर ने लिखा था कि मटेरियल कंजम्पशन, तो मटेरियल कंजम्पशन हमारा कितना हुआ है और हमारे साइड पे मटेरियल कितना पड़ा हुआ है वो कैसे मेंटेन करते हैं, वो सर ने हमको बताया था। एंड नीचे सबसे नीचे बताया था कि कंक्रीट ट्रैकिंग कैसे करते हैं, कि कितना कंक्रीट बचा हुआ है, कितना कंज्यूम हुआ है, प्लान हमारा कंक्रीट कितना लगने वाला है हमको, तो वो कैसे ट्रैक करते हैं, वो सर ने हमको सिखाया था। देन प्रोसेस इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट प्लानिंग फेज, ये हमको सर ने बताया था कि पहले डिजाइन एंड ड्राइंग, देन टाइम प्लानिंग, देन रिसोर्स प्लानिंग, कॉस्ट प्लानिंग एंड बजटिंग, कम्युनिकेशन प्लानिंग, क्वालिटी एश्योरेंस प्लानिंग, फिर हमने ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रोक्योरमेंट प्लानिंग, रिसोर्स मोबिलाइजेशन प्लानिंग, साइट एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेआउट प्लानिंग, वर्कर सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन प्लान, रिस्क रिस्पॉन्स प्लानिंग, ये सर ने हमको फेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन हमको बताए थे, एक्सप्लेन किए थे हमको। एंड देन ये सर केदार सर ने हमको वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हमको बताया था कि 15 सर ने हमको बोले थे कि 15 चीजें तुम याद रखो तो तुमको प्लानिंग करने में बहुत इजी होता है। कि Yeah. सबसे पहला आता है सिविल वर्क, तो उसमें Hmm. आरसीसी, मेसनरी, इंटरनल प्लास्टर, एक्सटर्नल प्लास्टर, वाटर प्रूफिंग, ये 5 चीज तुमको सिविल लाइन में, ये 5 चीज तुमको याद रखनी चाहिए। Hmm. फिनिशिंग में तुमको ये 5 चीजें याद रखनी चाहिए, फैब्रिकेशन, फ्लोरिंग, फिर आते हैं डोर्स एंड विंडोज वुडन या फिर डोर्स एंड विंडोज एल्यूमिनियम ग्लास, पेंटिंग एंड पॉलिशिंग, ये हमको सर ने बताया था। Hmm. फिर हमें सर्विसेज में क्या-क्या 5 चीजें आपको याद रखनी है, तो इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, अदर सर्विस, लिफ्ट, गार्बेज शूट, फिर हमें एलपीजी, इंटरकॉम, डेवलपमेंट एंड एनी अदर, ये सर ने हमको बताया था। फिर हमने सर ने हमको एक्सप्लेन किया था कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हमने त्रिवेणी में कैसा किया हुआ है। तो पोर 1, पोर 2, पोर 3 हम कैसा कर रहे हैं, वो सर ने हमको एक्सप्लेन किया हुआ था। फिर अन्य सर ने हमको एमएसपी में आइडेंटिफाइंग एक्टिविटीज हमको बताया था सर ने, कि आइडेंटिफाई कैसे करते हैं एक्टिविटीज। पूरा सर ने हमको एमएसपी का उन्होंने शीट बनाया था, वो हमको एक्सप्लेन किया था। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था सर ने। कहने कि कंक्रीट ट्रैकिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि कंक्रीट ट्रैकिंग कैसे करते हैं, वो सर ने हमको बताया। देन ये फिनिशिंग वर्क ट्रैकर उनका सबसे एक्सीलेंट अचीवमेंट, एनकेएम प्लानिंग सॉल्यूशन, सर ने पूरा प्रोजेक्ट एक ही शीट में एमडी को कैसे प्रेजेंट करते हैं, फ्लोर नंबर 1 फ्लैट, सब लोकेशन, सर ने 5-5 साइट एक ही एक्सेल शीट में सर के सॉफ्टवेयर में
डायरेक्ट समझ ही जाते हैं कि 5-5 प्रोजेक्ट चल रहे रहेंगे तो भी एक ही शीट में कैसे होता है। ये सर ने बहुत अच्छे से सर ने डेवलप किया है, बहुत अच्छा था। एंड सौरभ पाटिल सर ने हमको इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैंने डिटेलिंग ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स हमको सर ने बताया था कि कोड्स के इम्पोर्टेंस क्या है। फिर हमने हमको बताया था कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए आईएस कोड कौन से इम्पोर्टेंस है। तो IS 875 पार्ट 1 डेड लोड, फिर हमने से लाइव लोड और विंड लोड, ऐसे सर ने हमको IS कोड बताए थे। फिर हमने RCC का 4.6 हमको RCC का याद रहना चाहिए। फिर हमने 1893 अर्थक्वेक इंजीनियरिंग का याद रहना चाहिए। 13920 साइट इंजीनियरिंग कंडीशन क्या है वो IS कोड हमको याद रहना चाहिए। एंड 1343 प्रीस्ट्रेस वाले, ये बेसिक हमको सिविल इंजीनियरिंग वालों को हमको याद रहना चाहिए। फिर अन्य सर ने हमको IS कोड के ही सर ने हमको लेक्चर्स लिए। बाकी कौन से सर ने अभी तक लेक्चर्स नहीं लिए, वो आगे जाके सर हमको स्ट्रक्चरल वाले लेक्चर्स लेने वाले हैं। सो यहाँ पे हमको सर ने मैंने यहाँ पे थोड़े से ही लिखे। तो परमिसिबल फ्री फॉल ऑफ कॉन्क्रीट 1.5 मीटर तक ही रहना चाहिए, IS कोड में मेंशन्ड है। नॉमिनल कवर शुड बी एटलीस्ट 10 mm, कवर तो 10 mm होना ही चाहिए, नॉमिनल कवर शुड बी एटलीस्ट 10 mm। स्ट्रक्चर एक्सीडिंग 45 मीटर इन लेंथ आर डिजाइंड विथ वन और मोर एक्सपेंशन जॉइंट्स। 45 मीटर के बाद में एक्सपेंशन जॉइंट्स हमको वन और मोर एक्सपेंशन जॉइंट्स लगते हैं, वो हमको सर ने बताया था। टीमी पाइप शैल नॉट बी लेस देन 150 to 200 mm डायमीटर। फिर स्टैंडर्ड मिक्स डिजाइन M5 M10 M15 M20 M25, ये इसके स्टैंडर्ड मिक्स डिजाइन क्या है ये हमको सर ने बताए थे। एंड सारंग आचार्य जी सर ने हमको बताया था कि शटरिंग एंड फॉर्म वर्क इंट्रोडक्शन। फिर में फुटिंग का फॉर्म वर्क, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फॉर्म वर्क क्या होता है, फॉर्म वर्क फॉर स्लैब, फ्लैट स्लैब क्या है, PT स्लैब क्या है, मॉड्यूलर फॉर्म वर्क एंड कन्वेंशनल फॉर्म वर्क क्या है। तो सर ने हमको यहाँ पे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ फॉर्म वर्क हमको सिखाए थे कि बेसिक एलिमेंट्स में ये इसको इनको अलाइनर्स बोलते हैं, इनको प्राइमरी बोलते हैं, इनको मेन सपोर्ट बोलते हैं। देन शीटिंग, देन सेकेंडरी, ये हमको सर ने हमको बताया था कि शीटिंग, सेकेंडरी, प्राइमरी, मेन सपोर्ट, अलाइनर्स, ये बेसिक एलिमेंट्स है ऑफ फॉर्म वर्क, ये हमको पता होनी ही चाहिए। देन फेलियर्स कहाँ पे होता है फॉर्म वर्क, और फॉर्म वर्क का सर ने इतना अच्छा इंपॉर्टेंस बताया था कि अगर फॉर्म वर्क अगर कहाँ से स्लरी लीक हो गया, अगर कुछ भी हो गया, तो फिर वो हमारा स्लैब कैसा फेल हो सकता है, ये सर ने हमको उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताया था। तो यहाँ पे जो है फॉर्म वर्क का सर ने हमको एक्सप्लेन किया था कि यहाँ से ये फॉर्म वर्क निकल गया तो यहाँ पे पूरा जो स्लरी लीकेज हुआ है उसका बहुत गंदा इफेक्ट पड़ सकता है हमारी ये रिटेनिंग के लिए। फिर बाद में ये जो प्रॉप्स पड़े हुए सेकंड बाजू में, जो यहाँ पे जो प्रॉप्स पड़े, वो कभी भी एक साथ इतने नहीं होने चाहिए, ये सर ने हमको बताया था कि ये प्रॉप्स ऐसे एक साथ इतने सारे नहीं होने चाहिए। देन सर्कुलर कॉलम्स ऑफ फॉर्मवर्क, तो MS का सर्कुलर फॉर्मवर्क कैसे होते हैं वो हमको सर ने हमको बताया था। बाद में फॉर्मवर्क के टाइज कैसे होते हैं, वो टाइज हमको सर ने बताया था कि स्प्रिंग कॉइल रहता है, स्टैंडर्ड टायर रॉड रहता है, वाटर स्टॉपर टायर रॉड रहता है, ये हमको सर ने बताया था। देन हमारे त्रिवेणी साइड के फॉर्मवर्क के बारे में भी सर ने हमको बताया था कि हमारे साइड के फॉर्मवर्क के इसमें कैसा किया हुआ है, स्लैब का पूरा फॉर्मवर्क कैसे किया हुआ, उसमें पूरा मास्किंग टेप लगाया है, उन्होंने बताया कि पूरा मास्किंग टेप लगा के उन्होंने कवर करके पूरा फॉर्मवर्क बहुत अच्छे से किया है। देन प्रॉप एंड स्पैन हमने कैसे लगाए, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली कैसे उसको प्रॉप्स को हमने कैसा यूटिलाइज किया हुआ है उनके। फिर अन्य सर ने हमको बताया कि फॉर्मवर्क के मटेरियल क्या रहते हैं, बाद में उनके साइज क्या होने चाहिए। देन उसके फिर बाद में शॉर्ट आउटर और शॉर्ट इनर, ऐसा सर ने हमको एक्सप्लेन किया था कि प्रॉप्स के जो हाइट रहते हैं उसमें लोड कैरिंग कैपेसिटी कितना कम हो जाता है। अगर हम उसको ज्यादा खोलेंगे तो उसके लोड कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाता है, अगर उसको कम खोलेंगे तो फिर उसका जो लाइफ रहता है वो ज्यादा चलता है। वो सब सर ने हमको सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था। फिर अदर टाइप्स ऑफ फॉर्मवर्क क्या है, तो स्टील, वुडन, ग्लास, रिइंफोर्स्ड एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, फाइबर, ये सर ने हमको एक्सप्लेन किया था। फिर मॉड्यूलर में हमको सर ने एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे वो जो नीचे वाला आप जो फोटो देख रहे हो, वहाँ पे नो स्पेशल कॉर्नर्स फॉर कॉर्नर नीडेड, उसमें कॉर्नर्स के लिए कोई ऐसे पार्ट्स ही नहीं चाहिए जो इसमें मॉड्यूलर की इसमें। तो यहाँ पे स्टील का उन्होंने बहुत अच्छे से कॉर्नर के यहाँ पे उन्होंने फॉर्मवर्क किया हुआ है। ये मुझे बहुत न्यू टेक्निक एकदम बहुत अच्छा लगा था। फिर सतीश कुमार सर ने हमको सेफ्टी के बारे में बताया था कि सेफ्टी क्या है, सेफ्टी एस्पेक्ट्स क्या है, टूल बॉक्स टॉक क्या है, पर्सनल प्रोस्पेक्टिव इक्विपमेंट टॉक क्या है, तो हाउस कीपिंग बेनिफिट्स क्या है, चेकलिस्ट फॉर स्लिंग्स, लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स के स्लिंग्स के चेकलिस्ट क्या है, बाद में प्रॉपर हैंड सिग्नल्स ऑफ टावर क्रेन, वो मेरे लिए नया था, टावर क्रेन में हैंड सिग्नल्स होते हैं, ये मुझे पता नहीं था।
फिर बाद में कंस्ट्रक्शन सेफ्टी के बारे में क्या है वो हमको सर ने बताया। तो सेफ्टी के बारे में सर ने हमको बताया था कि सेफ्टी मतलब ऐसा होना चाहिए कि नो लॉस टू पीपल, नो लॉस टू प्रॉपर्टी, नो लॉस टू प्रोसेस एंड नो लॉस टू एनवायरनमेंट। ये सेफ्टी के 4 फैक्टर्स आपको याद रहने चाहिए। फिर हमने टूल बॉक्स स्टॉक मतलब सब यहाँ पे लेबर लोग को हम लोग कैसे टूल बॉक्स हर एक टूल के बारे में कैसे एक्सप्लेन करना चाहिए। बाद में पर्सनल प्रोटेक्टिव टॉक तो हमको लेबर लोग को बोलना चाहिए कि आप लोग हमसे डरिए मत, हम लोग को पूछिए इसके बारे में कैसा करना है, क्या करना है, हमारे साथ में बात कीजिए तो फिर आपको हर एक के सेफ्टी के बारे में आपको पता चलेगा। ये हमको पर्सनल प्रोटेक्टिव टॉक में हमको सर ने बताया था। फिर हमने हाउस कीपिंग हमको कितना इंपॉर्टेंस है सिविल लाइन में। हाउस कीपिंग अगर ऐसे अगर हम लोग करेंगे तो फिर ये अपने अपने साइट का प्रोग्रेस कभी हो नहीं सकेगा। कभी भी हाउस कीपिंग हमारे साइट का होना ही चाहिए। जैसे हम हमारा घर रखते हैं वैसे ही यहाँ पे हमारे साइट को हमको रखना चाहिए। इसका इम्पोर्टेंस सर ने हमको बताया था। देन ये स्लिंग, एक लिफ्टिंग इक्विपमेंट के स्लिंग के बारे में हम बताए थे। ये मेरे लिए कुछ नया था। तो वहाँ पे जो चोकर हिच है, वो चोकर हिच पे सर ने हमको बताया था कि वहाँ पे अगर आप जो जिससे वो आप स्लिंग को अटैच कर रहे हो लोड को, और वो हमें हुक की इधर अगर आपने उसको कुछ किया, अगर डंडा डंडा वगैरह कुछ मार के उसको बंद करने का कोशिश किया, तो वो कभी नहीं करना चाहिए। उससे स्ट्रेस डेवलप होता है तो फिर वो छोड़ देगा डायरेक्ट लिंक या फिर कुछ हो जाएगा। तो उसके लिए उसको थोड़ा लोड को छोड़ के फिर बाद में उसको अटैच करना है, ऐसा सर ने हमको बताया था। फिर हमने कितने तरह के स्लिंग है, तो वर्टिकल हिच, चोकर हिच, बास्केट हिच, ब्राइडल हिच, ऐसे सर ने हमको बताया थे कि कितने तरह के से स्लिंग होते हैं करके। फिर हमने एंगल बास्केट हिच हमको बताया था सर ने कि 90 डिग्री में से 2 स्लिंग में कितना लोड कैरिंग कैपेसिटी है, तो 200 है। पर 60 डिग्री का जब भी हम एंगल बास्केट हिच करते हैं तो उसका डायरेक्ट लोड कैरिंग कैपेसिटी डायरेक्ट 30 से डिक्रीज हो जाता है, तो 170 हो जाता है। 45 डिग्रीज में अगर हम उसको स्लिंग को अटैच करेंगे तो उसका डायरेक्ट वापस 30 से रिड्यूस हो जाता है लोड कैरिंग कैपेसिटी। तो ऐसे इस तरह से हम लोग अगर सिर्फ 60 डिग्री, 45 डिग्री और डिग्रीज में भी हमने उसको किया तो फिर उसका लोड कैरिंग कैपेसिटी कितना कम हो सकता है, ये सर ने हमको सिखाया था। फिर हमने सेफ और अनसेफ चोकिंग मेथड सर ने हमको सिखाया था। आप जो जिसमें 3 लिखा हुआ है ना वो देखेंगे तो उसका हैंडल जो है, वो हैंडल हुक हुक जो है वो उल्टा है। कभी भी उसने अगर उससे खींचा और उसका हैंडल अगर खुल गया तो पूरा लोड नीचे चला जाएगा। एंड 4 जहाँ पे लिखा हुआ है वहां पे सर ने बताया था कि ये हैंडल प्रॉपर है, अगर इसको ये खुला भी तो फिर इसको कुछ हो नहीं सकता है, ऐसा सर ने हमको सिखाया था। बाद में टावर क्रेन के हैंड सिग्नल्स कैसे रहते कि स्टॉप सिग्नल, इमरजेंसी स्टॉप, उसके लिए कैसे करते हैं। फिर हमें रेस को अगर हमको हाइस को लोड रेस करना है, हमको लोड को और स्लो करना है तो कैसे करने का। फिर हमने लोअर करने का रहेगा अगर वो, तो कैसे हैंड सिग्नल से हमने स्लोली लोअर हॉइस्ट और लोड उनको कैसे करना है। बूम को अगर रेस करना है तो फिर कैसे बूम को रेस के हैंड सिग्नल करना है, लोअर करना है तो कैसे। देन ऐसे हमको सिखाया था। हमने हर्षद पंडित सर करके थे, उन्होंने हमको 5 स्किल बताए थे सिविल इंजीनियरिंग में। 5 स्किल सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। मैशनरी वर्क टाइप के बारे में हमको बताया था। लेवल्स ऑफ डोर्स एंड विंडोज बताया था। टाचा मतलब हैकिंग हमको कैसे क्या उसके बारे में बताया था। मेजरिंग टेप, वो जो सूत था वो मुझे पता नहीं था कि क्या रहता है सूत, तो मैंने सर को पूछा तो सर ने हमको बताया था। तो 5 स्किल जो सर ने हमको बताए थे, तो उसमें सबसे 5 स्किल हमको बताए थे कि मेजरिंग टेप ये हमेशा सिविल इंजीनियरिंग के पास होना चाहिए। प्लम बॉब हमेशा सिविल इंजीनियर के पास होना चाहिए साइड पे। लेवल ट्यूब होना चाहिए सिविल इंजीनियर के पास साइड पे। नायलॉन वायर होना चाहिए, जब भी हम लोग ब्लॉक वर्क ब्रिक वर्क जब भी करते हैं तो नायलॉन वायर उनके पास रहना चाहिए। और एक राइट एंगल होना चाहिए, काट कोना। तो फिर ये 5 चीज साइट पे सिविल इंजीनियर के पास कभी भी होने चाहिए। ये हमको 5 बताए थे सर ने। देन हमको मैसनरी के बारे में बताया था कि फ्लेमिश बॉन्ड क्या है, इंग्लिश बॉन्ड क्या है, स्ट्रेचर बॉन्ड क्या है। ये सर ने हमको सिखाए थे। हेडर स्ट्रेचर ये कैसे करते हैं। देन हैकिंग के बारे में, टाचा के बारे में हमको सर ने बताया था कि जब भी हम हैकिंग करते तो साइज शुड बी हाफ इंच, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर अनेट डिस्टेंस बिटवीन 2 हैक्स शुड नॉट बी मोर देन 1 इंच, ये हमको सर ने सिखाया था। फिर हमने मैसनरी वर्क अकॉर्डिंग टू प्लान कैसे होता है वो सर ने हमको ड्राइंग करके ब्लैक बोर्ड पे हमको सिखाया था। और बाद में ये सूत के बारे में मुझे पता नहीं था। मैं एक बार यहाँ पे साइट पे गया था तो वो लेबर उसको ग्लास का उसको मेजरमेंट दे रहा था। तो उसने उसको कुछ एक एक सूत 2 सूत ऐसा कुछ बोला, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया आप ऐसा सूत क्या बोल रहे हो करके। तो मैंने सर को पूछा था, फिर वाले सर ने एक्सप्लेन किया, तो ये मुझे एक नया नॉलेज मिला कि सूत क्या होता है। ऐसे लेबर लोग के लैंग्वेज में बहुत फर्क पड़ जाता है, तो इंजीनियर को भी लेबर के लैंग्वेज पता रहनी चाहिए। फिर हमने स्वप्निल सर ने हमको साइट लेआउट स्टडी के बारे में बताया था।
लेआउट कैसे स्टडी करते हैं और उसमें लॉजिस्टिक्स का प्लानिंग कैसे करते हैं कि यहाँ पे मटेरियल होगा, यहाँ पे ये होगा, तो आपको साइट लेआउट स्टडी करना आना चाहिए, वो हमको सर ने सिखाया था। राजेश सर ने हमको एस्टिमेशन एंड क्वांटिटी सिखाया था। और सुशांत करमली सर का हमारा अभी वैल्यूएशन का लेक्चर चालू है एनएलएंड के ऊपर, प्लॉटिंग के ऊपर, और अभी 3 ही लेक्चर हुआ है, अभी आगे तक सीखेंगे हम लोग। So I thank to all CIT faculty members for sharing us knowledge and information for our bright future. Thank you so much, sir. Amazing, 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 amazing.